Hey guys, welcome back to Prep Humanities. Hope you all are doing absolutely fine. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम BA 6 सेम पॉलिटिकल साइंस मेजर सेकंड का जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसका जो है यूनिट 2 का जो टॉपिक पहला है एनवायरमेंटल इश्यूज़, उसी का पार्ट 2 हम कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर वीडियो में हमने देख लिया है कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या है ग्लोबल लेवल के ऊपर और उनके क्या इम्पैक्ट्स है, उनके क्या काजेज़ है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबली क्या रिस्पॉन्स था इन एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर। चलिए बिना किसी देरी के आज का जो ये वीडियो लेक्चर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या था इन सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ का। अगर हम देखें जो ग्लोबल रिस्पॉन्स रहा है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के रिलेटेड ग्लोबली, तो वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है सिग्निफिकेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर कि कौन से टाइम में कौन से टाइप का जो है एनवायरमेंटल इशू हम फेस कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है रेस्पॉन्सेस हमें देखने को मिले हैं। अगर हम देखें कि जो रिकॉग्निशन देखने को हमें मिली, जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हुआ करते थे, चाहे वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, क्लाइमेट चेंज हो या रिसोर्स डिप्लीशन हो, इन सब को रिस्पॉन्स मिला अकॉर्डिंग टू देयर अर्जेंसी। ये जो ग्लोबल रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला, ये हमें देखने को मिला इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटीज़, फ्रेमवर्क्स, चाहे वो कमिटीज़ बिठाई गई हो इंटरनेशनली और कुछ पॉलिसीज़ भी इंटरनेशनली इम्प्लीमेंट करी गई। कुछ जो मेजर ग्लोबल रेस्पॉन्सेस हमें देखने को मिले एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, वो जो है हम डिस्कस करेंगे अब डिटेल के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि अर्ली इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या थे एनवायरमेंटल इश्यूज़ के रिगार्डिंग। ये जो है इनमें से आएंगे जो 1970 से पहले वाले जो है एफर्ट्स लिए गए ग्लोबली। पहली ट्रीटीज़ जो है साइन हुई, अर्लीस्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन होने स्टार्ट हो गए ताकि हम जो है एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट कर सके। और इन एग्रीमेंट्स के अंदर जो है फोकस किया गया सबसे ज़्यादा स्पेशीज़ इश्यूज़ के ऊपर, जैसे कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है उनको हम कैसे बचा सकते हैं, मरीन लाइफ जो इफ़ेक्ट हो रही है उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग साइन किया गया 1946 के अंदर, इसके अंदर जो है व्हेलिंग एक्टिविटीज़ को जो है मैनेज करने की बात करी गई थी। दूसरा जो हमें देखने को मिला, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म हो गई 1948 के अंदर। सबसे पहले जो इसके क्या टास्क्स हुआ करते थे, ये जो है प्रमोट करती थी सेफ शिपिंग को। और लेटर हमें ये देखने को मिला कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट कर दी कि वो जो है प्रोटेक्ट करेगी मरीन लाइफ को और मरीन पोल्यूशन को जो है वो कम करने की कोशिश करेगी। दूसरा और सबसे पहला जो मेजर जो स्टेप लिया गया था ग्लोबली एनवायरमेंटल इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, वो था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी 1972 के अंदर। जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस है ये हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम। ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर जो है ये वाली जो कॉन्फ्रेंस की गई थी स्टॉकहोम के अंदर, और ये एक टर्निंग पॉइंट बना इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स के अंदर। इसके प्रिंसिपल्स कुछ इस तरह थे, ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह थे कि इन्होंने एक ऐसा आइडिया जो है प्रेजेंट किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए और एनवायरनमेंट को जो है डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलनी चाहिए। और इसने जो है एक्नॉलेज किया इस कॉन्फ्रेंस ने कि जो डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज़ को जो है टैकल करे और एनवायरनमेंट को एक सेफ प्लेस बनाए। इस कॉन्फ्रेंस के कुछ आउटकम्स हमें देखने को मिले। सबसे पहला आउटकम हमें देखने को मिला UNEP। UNEP की जो है फॉर्मेशन हुई, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जिसे कहते हैं, और ये जो है
कोऑर्डिनेट करेगा अब जो ग्लोबल एनवायरनमेंटल एफर्ट्स है उनको। और यूएनईपी जो है ना वो अब रहेगी क्या, लीडिंग एनवायरनमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूएन सिस्टम के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट रेस्पॉन्स जो हमें देखने को मिला ग्लोबल एनवायरनमेंटल इश्यूज़ के ऊपर वो था पेरिस एग्रीमेंट 2015। सो ये साइन हुआ था पेरिस एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। सो इसका गोल क्या था, टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री above pre-industrial levels with efforts to limit the increase to 15 डिग्री। इन सिंपल इस एग्रीमेंट का जो गोल था वो था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको ख़त्म करना है और ग्लोबल टेम्परेचर को जो है कम करना है। और जिन जिन कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है उनको जो है 2 डिग्री के जो है बिलो ही रखना है टेम्परेचर, यानी कि मेंटेन रखना है ऐसा टेम्परेचर, यानी कि इतना एमिट नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होनी चाहिए जिनसे जो है टेम्परेचर राइज़ हो। और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो है हमें देखने को मिला। सो एनडीसीज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस उनको कहा जाता है जो कंट्रीज़ जो है ना सबमिट करती है अपने अपने प्लान्स के, हम कैसे जो है एमिशन को जो है रिड्यूस करेंगे, टेम्परेचर को जो है रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और इन कंट्रीज़ का जो है ना जो भी 5 साल में जो है इनका एमिशन वगैरह होता था उसको बाद में जो है रिव्यू भी किया जाता था। सो क्लाइमेट फाइनेंस का कंसेप्ट यहाँ पर आया और डेवलप्ड नेशंस जो है ना उन्होंने जो है कमिट किया कि वो जो है $100 बिलियन जो है एनुअली जो है प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है हेल्प करेंगे कि वो मिटिगेट कर सके और अडॉप्ट कर सके क्लाइमेट चेंज को। एक और बहुत बड़ा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला ग्लोबली एनवायरनमेंटल इश्यूज़ को लेकर 1992 के अंदर, और रायो अर्थ समिट हुआ। सो इस रायो अर्थ समिट को जो है कहा जाता है ये लार्जेस्ट एनवायरनमेंटल समिट था उस टाइम का। वहाँ पर जो है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि UNED जो है ये बनाई गई और इसके कुछ की एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिले। सो रायो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि ये वाला एग्रीमेंट हमें देखने को मिला। इस एग्रीमेंट के अंदर जो है 27 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए गए ताकि जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ को जो है प्रमोट करें। एजेंडा 21 जो है वो सामने लाया गया, ये वाला जो है प्लान। इस प्लान के मुताबिक जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था कि वो जो है कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल्स के अंदर। सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था। ये वाली जो एग्रीमेंट है ना इसके अकॉर्डिंग ये एम कर रहा था कि वो जो है कैसे कंजर्व करेगा बायोडाइवर्सिटी को और प्रमोट करेगा सस्टेनेबल यूज़ को और इंश्योर कैसे कर पाएगा ये फेयर एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। सो ये वाला एग्रीमेंट भी इस वाले समिट के अंदर साइन किया गया। और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि ये वाला एग्रीमेंट भी साइन किया गया। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है कॉम्बैट कैसे किया जाएगा क्लाइमेट चेंज को थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, ये इसका मेन एम रहा इस वाले एग्रीमेंट का। और भी हमें एक दो जो है रेस्पॉन्सेस देखने को मिले जो मेजर थे, जैसे कि कयोटा प्रोटोकॉल जो है 1997 का, और जो है ब्रंटलैंड कमीशन जो है ये भी बिठाई गई थी 1987 के अंदर। सो ये दो भी इम्पोर्टेंट है। सो इनको अब जो है खुद से कवर करने की कोशिश करना। सो वरना अगर मैं यहाँ पर कवर करूँगा ना तो ये जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी। नाउ ग्लोबल रेस्पॉन्सेस तो हमने देख ली, लेकिन ये जो ग्लोबल रेस्पॉन्सेस थे या ग्लोबल एफर्ट्स जो थे इनको जो है क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। सबसे पहला क्रिटिसिज्म या सबसे पहला चैलेंज जो उनको फेस करना पड़ा वो था नॉर्थ साउथ डिवाइड। सो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी ना वो आर्ग्यू
करती थी कि जो डेवलप्ड नेशंस है उन्होंने जो है हिस्टोरिकली जो है वही रेस्पॉन्सिबल है, जो भी मेजॉरिटी ऑफ एमिशन हुआ है गैसेस का और जो ये ग्लोबल वार्मिंग है इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड नेशंस की है, वही रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सो उनको जो है ज़्यादा जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करनी पड़ेगी ताकि वो हम जो है मिटिगेट कर सके और जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है हमें प्रोवाइड की जाए इनके द्वारा, ताकि हम जो है ग्लोबल एनवायरनमेंटल इश्यूज़ को जो है टैकल कर सके। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट जो है हमें जो है क्रिटिसिज्म या एक तरीके का चैलेंज जो है हम कह सकते हैं वो फेस करना पड़ा इन एफर्ट्स के अंदर, वो था कंप्लाइंस इशू। यानी कि जो कंट्रीज़ है ना, कुछ कंट्रीज़ जो है बहुत वो जो है बिल्कुल फेल हो गई कुछ एग्रीमेंट्स के अंदर। सो वो जो है अपने कमिटमेंट्स के ऊपर जो है खड़ी नहीं उतर पाई और उन्होंने जो है इन एग्रीमेंट्स को जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है वायलेट किया। जैसे कि कयोटो प्रोटोकॉल को जो है बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है वो उन अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर जो है नहीं खड़ा हो सकी। सो वॉलंटरी नेचर भी हमें देखने को मिला। एग्रीमेंट्स जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट जो है वो जो है किस के ऊपर डिपेंड था, वॉलंटरी कमिटमेंट्स के ऊपर। यानी कि कंट्रीज़ जो है वॉलंटरीली जो है कंट्रीब्यूट करना चाहती थी ताकि वो जो है टैकल कर सके एनवायरनमेंटल इश्यूज़ को। इसके अंदर जो है कमिटमेंट्स वॉलंटरी थी। सो इसके वजह से जो है हमें देखने को मिला कि वैरिंग लेवल्स ऑफ एम्बिशन और इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिला। कुछ कंट्रीज़ जो है उतना इंटरेस्टेड नहीं थी कि वो जो है एनवायरनमेंटल इश्यूज़ को जो है टैकल करने की कोशिश कर रही थी। वो उनका जो है उतना इंटरेस्ट हमें नहीं देखने को मिला इन एफर्ट्स के अंदर, और इन एग्रीमेंट्स को उन्होंने जो है अपने इंटरेस्ट के साथ जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जो है कंट्रीज़ का जो है एक सेल्फिश नेचर हमें देखने को मिला। नाउ यहाँ पर मैंने आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो है डेफिनेशन प्रोवाइड की है। इनके ऊपर जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है UNEP। सो UNEP जो है ना वो कोऑर्डिनेट करती है ग्लोबल एनवायरनमेंटल एक्शंस को और पब्लिश करती है की रिपोर्ट्स जैसे कि एमिशन गैप रिपोर्ट। और हमें जो है देखने को मिलता है एक और IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, एक और इम्पॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है जो प्रोवाइड करती है साइंटिफिक असेसमेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज और गाइड करती है इंटरनेशनल पॉलिसीज़ या इंटरनेशनल पॉलिसी डिसीजंस को। सो इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलती है, वो है GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड। सो ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड जो है ना वो एस्टैब्लिश किया गया है ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है हेल्प मिल सके, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, ताकि वो जो है क्लाइमेट एडाप्टेशन जो है कर पाए या मिटिगेट कर पाए या मिटिगेशन एफर्ट्स जो है ले सके। आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।